नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे इंडिया ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो इंडिया अपना जो भारत है, ठीक है, ये इसका सर्वाधिक विकास या कहें भारत की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता अपने भौगोलिक विस्तार किसके लिए जानी जाती है? भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इसके अलावा अपनी आर्थिक सफलताओं के लिए, आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। अपने भौगोलिक विस्तार, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए क्या जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, तो माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निवास करने वाली जाति कौन सी थी? आर्य। कौन सी जाति थी? आर्य जाति थी। आर्य जाति का निवास स्थल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्य जाति का क्या था? मूल निवास स्थान था। आर्य के सर्वप्रथम आर्य बसे थे भारत में, इसलिए भारत का नाम आर्यों के नाम पर क्या पड़ा? आर्यव्रत पड़ा। आर्यों के नाम पर क्या पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। आर्यों का प्रतापी राजा हुआ था भरत। आर्यों का प्रतापी राजा कौन हुआ था? भरत। भरत के नाम पर भारत, इसका नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष नाम पड़ा। और इन आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, आर्यों का मूल निवास स्थान था अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखो दोस्तों, जो ईरानी लोग थे, ईरानी जो लोग थे, ईरानी से का उच्चारण किसमें करते थे? है में। से को क्या बोलते थे? ये है बोलते थे। इसलिए इन्होंने सिंधु को, इन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू। सिंधु को क्या कहा? हिंदू। और हिंदू के कारण ये जो भौगोलिक प्रदेश था, इसका नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। ईरानी जो लोग थे, से का उच्चारण किसमें करते थे? है में करते थे, इसलिए इन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू। और हिंदू के कारण इस भौगोलिक भूभाग का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान नाम पड़ा। इसके अलावा जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय जो लोग थे, वो सिंधु को क्या बोलते थे? इंडस। सिंधु को क्या बोलते थे? इंडस। और इस इंडस के कारण इसका नाम क्या पड़ा? इंडिया नाम पड़ा। इंडस के कारण इस भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या पड़ा? इंडिया। तो ये भारत के नामकरण के बारे में। विकास कहाँ से माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है? अपने भौगोलिक विस्तार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी एक अलग पहचान है। भारत में सर्वप्रथम निवास करने वाली जाति थी आर्य, और आर्यों के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा था? आर्यव्रत नाम पड़ा था। आर्यों का सबसे प्रतापी राजा, आर्यों का सबसे प्रतापी राजा था भरत। भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष नाम पड़ा। आगे देखो, जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोग से का उच्चारण किसमें करते थे? है में। से का उच्चारण किसमें करते थे? है में करते थे। और इन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू। और हिंदू के कारण अपने जो भौगोलिक प्रदेश है भारत, इसका नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान नाम पड़ा। यूरोपीय जो लोग थे, सिंधु को क्या बोलते थे? इंडस। और इसी इंडस के कारण अपने भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या पड़ा? इंडिया नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भारत की स्थिति, यानी कि भारत अपना कहां पर स्थिति है।
तो जो भारत अपना जो देश है, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में, भारत एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। कहाँ पर है? एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह एकमात्र देश है भारत। अभी अपन ने इसका नामकरण पढ़ा था, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान। एकमात्र देश जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा। इसके नाम पर किस महासागर का नाम पड़ा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम पर एक सागर का नाम पड़ा, हिंद महासागर का नाम। भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय। किस आकृति में है ये? चतुष्कोणीय आकृति में है। भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। चतुष्कोणीय का मतलब इसके 4 कोण हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में पहाड़ियाँ, उत्तरी भाग में ऊंचे पर्वत शिखर हैं, हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत। इसके मध्यवर्ती भाग में विशाल नदी द्रोणियाँ, विशाल नदी द्रोणियाँ। इसके पूर्वी व दक्षिणी भाग में, पूर्वी व दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल। और इसके बिल्कुल दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में किसका विस्तार है? हिंद महासागर। यानी कि दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में पश्चिम में हिंद महासागर का ही भाग है अरब सागर, और पूर्व में भी अरब सागर का ही भाग है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसके उत्तरी भाग में क्या है? हिमालय पर्वतमाला, यानी कि उत्तरी भाग में विशाल पर्वत श्रेणी है, मध्यवर्ती भाग में विशाल नदी द्रोणियाँ हैं, व इसके दक्षिणी व पूर्वी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियों का विस्तार है, उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। इसके अलावा इसके दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के 2 भाग हैं, एक तो है बंगाल की खाड़ी, एक है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि अरब सागर भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे देखो दोस्तों, भारत को इसकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण या भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, बाह्य भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसकी भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधताओं के कारण, भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधताओं
भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधताओं के कारण इसे किसकी संज्ञा दी गई है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो भारत को उपमहाद्वीप किसने कहा था? डॉक्टर क्रेसी ने। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर क्रेसी ने दी थी। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देशों को शामिल किया गया है? 5 देशों को। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? 5 देश। 5 देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ठीक है। और भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर क्रेसी ने दी थी। ठीक है दोस्तों। भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत के दक्षिणी भाग को कहते हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय प्रदेश। प्रायद्वीपीय प्रदेश। तो दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है? 2 चीजें होती है, एक तो प्रायद्वीप होता है और एक अंतर्द्वीप होता है। एक तो क्या होता है अपना प्रायद्वीप होता है, एक होता है अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप। ठीक है। प्रायद्वीप और अंतर्द्वीप में क्या अंतर होता है? प्रायद्वीप ऐसा स्थलखंड या बहुत बड़ा स्थलखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत का जो दक्षिणी भाग है, या जो अपना दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत के पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो एक बहुत बड़ा स्थलखंड है अपना दक्षिणी भारत है, जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? एक जल राशि से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। एक होता है अपना अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप का मतलब यानी कि प्रायद्वीपीय भाग का जो एक सकड़ा स्थलखंड या बिल्कुल सकरा स्थलखंड जो पानी में आगे अधिक गहराई तक होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्द्वीप कहते हैं। जैसे कुमारी अंतर्द्वीप, कुमारी अंतर्द्वीप, या इसे कन्याकुमारी भी कहते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों। प्रायद्वीप क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्थलखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। एक होता है अंतर्द्वीप, एक प्रायद्वीप का लास्ट किनारा, या कह सकते हैं कि प्रायद्वीप का सकरा भाग या संकीर्ण पट्टी जो पानी में आगे तक धसी हुई रहती है, क्या कहलाती है? अंतर्द्वीप कहलाती है। जैसे अपना कुमारी अंतर्द्वीप या कन्याकुमारी। आगे दोस्तों चर्चा करते हैं अपन भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश व देशांतर। पहले तो दोस्तों यही देखते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति है जियोड के समान। किसके समान है? जियोड के समान, या कह सकते हैं लद्वक्ष गोलार्ध के समान। किसकी आकृति है? पृथ्वी की आकृति है। ये पृथ्वी का सेंटर है, केंद्र। ठीक है। और ये एक रेखा है जो सेंटर से होके गुजरती है। ठीक है। जैसे ये अपना एक सर्किल है, वर्त है। ठीक है। ये वर्त का केंद्र है और वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली ये एक रेखा है। ठीक है। यानी कि सेंटर से जो गुजर रही है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। तो केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, 2 अलग अलग 2 समान भागों में संपूर्ण पृथ्वी को बांट रही है, इसलिए इसे कहते हैं भूमध्य रेखा।
ठीक है। या अक्षांश की परिभाषा देखो, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। आगे देखो दोस्तों, वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। या वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से सतह पर बनने वाले समान कोणों को मिलाने वाली रेखाएं। पृथ्वी के केंद्र से सतह पर बनने वाले समान कोणों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। केंद्र से सतह पर बनने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं 0 से लेके 90 तक उत्तरी भाग में स्थित है और 0 से लेके 90 तक की किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित हैं। यानी कि 0 से प्रारंभ होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक हैं, और दक्षिणी भाग में भी 0 से 90 तक है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो 0 से 90 या 1 से 90 उत्तर में और 1 से 90 कहाँ पर हैं? दक्षिण में अक्षांश। तो 90 और 90 टोटल कितनी हो गई? 180। और एक अपनी ये 0 डिग्री, तो 180 + 1 टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई अपनी? 181। ये क्या है? 181 अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी है अपनी? 181। अगर अपन बात वो अक्षांश बिंदु, सॉरी ये क्या है? अक्षांश बिंदु। अगर अपन रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं संपूर्ण पृथ्वी पर कुल कितनी हैं? तो देखो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पर 0 से 90 तक आगे, 89 तक आगे, 89 तक, ठीक है। फिर लास्ट में जो 90 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर रेखा न होकर केवल क्या है? बिंदु है। रेखा न होकर केवल क्या है? बिंदु। उत्तर में भी बिंदु है और दक्षिण में भी क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर रेखा न होकर क्या है? बिंदु है। तो टोटल अपने जो बिंदु थे वो थे 181। अब रेखा की बात करते हैं तो रेखा न तो 90 डिग्री उत्तर में, नहीं 90 डिग्री दक्षिण में। तो 181 - 2 कर दो तो कितने बच के? 179। तो संपूर्ण पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। जबकि टोटल अक्षांश बिंदु कितने हैं? 181। रेखा 2 कम है, क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में रेखा न होकर केवल क्या है? बिंदु हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये अक्षांश रेखाएं अपने काम में किस काम में आती हैं? तो देखो दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के द्वारा अपने पृथ्वी पर कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। इसका निर्धारण करते हैं, कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। 0 से ऊपर है अपना उत्तरी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाती है अपनी आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त 90 डिग्री उत्तर में अपना उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है अपनी अंटार्कटिक वर्त। अंटार्कटिक वर्त।
और 90 डिग्री दक्षिण में अपना दक्षिणी ध्रुव है। 90 डिग्री दक्षिण में क्या है? अपना दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर, यह भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें या सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में 2 बार पड़ती हैं। एक बार जब सूर्य उत्तरायण होता है और दूसरी बार जब सूर्य दक्षिणायन होता है। ठीक है, तो कब कब पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। और इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर बराबर होती है। जब सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, इस दिन संपूर्ण अपनी जो पृथ्वी है उस पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है और इस पर जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में भी दिन की अवधि उतनी होती है जितनी दक्षिणी गोलार्ध में होती है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी 2 बराबर समान भागों में बटी हुई है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को अपनी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर बराबर होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होना प्रारंभ होता है, यानी कि कहां पर आता है? कर्क रेखा पर आता है। और 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है अपनी कर्क रेखा पर। ठीक है, 21 जून के बाद सूर्य धीरे धीरे वापस दक्षिणायन होता है और 23 सितंबर को पहुंचता है भूमध्य रेखा पर। 23 सितंबर के पश्चात ये दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन होने पर 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, मकर रेखा पर पड़ रही हैं और भूमध्य रेखा पर। तो ये जो पूरा भाग है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भाग, ये पूरा भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध, यानी कि इसमें सदैव गर्मी बनी रहती है। कर्क रेखा से आर्कटिक या अंटार्कटिक वर्त के बीच का भाग कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब है शीत प्लस उष्ण, यानी कि यहाँ पर सर्दियों में सर्दियां अधिक रहती हैं और गर्मियों में गर्मियां अधिक रहती हैं। और अंटार्कटिक वर्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच का भाग कहलाता है शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध, यानी कि यहाँ पर सदैव सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं और तिरछी किरणें पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान क्या रहता है? कम रहता है। और तापमान कम रहने के कारण यह क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। इसी प्रकार उत्तर में शीतोष्ण और शीत। तो देखिए दोस्तों, अपनी संपूर्ण पृथ्वी पर कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो संख्या में कटिबंध कुल कितने हैं? शीत, शीतोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। कुल कितने कटिबंध हैं? 5। और इनके प्रकार कितने हैं? 3, शीत, शीतोष्ण और उष्ण। जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब अब इस यहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। और उस दिन बड़ा है, यानी कि दिन की अवधि ज़्यादा है तो रात की अवधि क्या होगी? कम। यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या है? वो सबसे छोटी रात क्या है? 21 जून। दिन बड़ा है तो क्या होगी? रात छोटी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून। इसका विपरीत कर दो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तर में दिन बड़ा है तो दक्षिण में क्या होगा? दिन छोटा और रात क्या होगी? बड़ी। तो 21 जून को सबसे छोटा दिन कहाँ पर होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे बड़ी रात कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में। अब आते हैं मकर रेखा पर 22 दिसंबर को
22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, किस गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर दिन की अवधि ज्यादा है तो रात की अवधि क्या होगी, कम। तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कौन सी है, 22 दिसंबर। इसका विपरीत कर दो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर दिन बड़ा है तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, छोटा, और जहाँ पर दिन छोटा होगा वहाँ पर रात क्या होगी, बड़ी। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात क्या है, 22 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, आगे अपन चर्चा करते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर के बारे में, देशांतर किसे कहेंगे, वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यह अपना एक बिंदु है और एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो संपूर्ण पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360 है। देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, समय का मापन किया जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या इसे प्रधान समय मानक रेखा, प्रधान समय मानक रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक शहर है लंदन का ग्रीनविच, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये लंदन के किस शहर से होकर गुजरती है, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्रीनविच रेखा नाम पड़ा। इसे क्या कहते हैं, प्रधान समय मानक रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का भाग, ये जो भाग है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम का जो भाग है ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और ये किस काम में आती है, अपने समय का मापन करने में काम में आती है। टोटल देशांतर अपने 360। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि होने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे के मिनट बढ़ाओ, 60 से गुणा करो, 360 का भाग दो, 0 0 6 6 36 6 चौक 24, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में सूर्य को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक सूर्य को पहुंचने में कितना, या पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय। या दो देशांतरों के बीच में कितने समय का अंतराल है, 4 मिनट का समय अंतराल होता है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा के समय से कितना आगे चलता है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, पहले तो अपना को ये पता होना चाहिए। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब सूर्योदय पहले पश्चिम में होता है या पूर्व में, तो जाहिर सी बात है सूर्योदय पहले कहाँ पर होता है, पूर्व में। तो पहले पूर्व में उदय होता है, तो जो देश पूर्व में वहाँ पर सूर्य पहले उदय होगा, और जो देश पश्चिम में वहाँ पर सूर्योदय बाद में होगा। तो भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्व में सूर्योदय भी पहले पूर्व में होता है, तो भारत में सूर्योदय ग्रीनविच रेखा से पहले होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना है, 82.25 वो 30, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी मैंने बताया दो देशांतरों के बीच में कितने समय का अंतर होता है, 4 का। 0 में 82.5 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 82.5। दोनों को 4 से गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, 120, 4 दूनी 8,
8 चौक 32, 328 मिनट 120 सेकेंड। इसके घंटे बना लो, ठीक है। 60 का भाग देके इसके घंटे बना लो। लगभग कितने समय का अंतराल आएगा? 2 घंटे का। कितने समय का अंतराल आएगा? 5 घंटे का। कितने? 5.5 घंटे का समय अंतराल आएगा। 328 और 120 के घंटे बनाएंगे, 60 का भाग देंगे तो कितना समय अंतराल आएगा? 5 घंटे और 30 मिनट। यानी कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा के समय से कितना आगे चलता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। कितना आगे चलता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर अपने किस काम में आते हैं? तो किसी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने में, जैसे कोई भी स्थान है अपना, जैसे राजस्थान है, कि राजस्थान कहाँ पर है, तो राजस्थान के क्या है? कोऑर्डिनेट हैं, जैसे अक्षांशीय कोऑर्डिनेट हैं और देशांतरीय कोऑर्डिनेट हैं। उसी से अपन बता सकते हैं कि राजस्थान यहाँ पर स्थिति है। इसके अलावा अपने जो प्रक्षेपास्त्र हैं, मिसाइल वगैरह दागने में भी किसका उपयोग किया जाता है? अपने अक्षांश और देशांतरीय कोऑर्डिनेट का उपयोग किया जाता है। आगे देखो दोस्तों, आगे अपन देखते हैं कि भारत कौन से अक्षांशों में और कौन से देशांतरों में स्थित है। देखो, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये अपना भारत है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी अपन ने देखा, वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम, यानी कि यह आएगा अपना अक्षांशीय विस्तार और यह अपना देशांतरीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत के सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी या कुमारी अंतरद्वीप, क्या है? कन्याकुमारी, यह भी मैंने बताया था, कुमारी अंतरद्वीप। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। यानी कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे देखो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है इंद्राकोल। इंद्राकोल, और इंद्राकोल कहाँ पर है? POK, पाक अधिकृत कश्मीर में। या कहाँ पर है ये? JNK में। ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। कौन से अक्षांशों में? उत्तरी अक्षांशों में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पर कौन सी जगह है या कौन सा शहर है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पर है गौर माता। गौर माता, और गौर माता भारत के किस राज्य में? गुजरात में। गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो गया? गौर माता
गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थिति है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किबिथु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किबिथु कहां पर है? अरुणाचल, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थिति है। कौन से देशांतर पर? पूर्वी देशांतर पर स्थिति है। आगे देखो, ये थे अपने मुख्य भूमि का विस्तार। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। एक क्वेश्चन और आता है, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर अपने एक द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ये विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। ठीक है, इस इंदिरा पॉइंट का, इसके अन्य भी कई नाम है। इंदिरा पॉइंट को लिहिचिंग पॉइंट, लिहिचिंग पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, या इसे पार्सन, और क्या कहते हैं इसे? पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो इंदिरा पॉइंट जो स्थान है, ये कौन से द्वीप में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन से द्वीप में स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। किस द्वीप में स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हैं? तो इसे पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या लिहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या लिहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये थे भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। आगे देखो दोस्तों, आगे आता है अपना उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबा है? 3214। और चौड़ाई कितना है भारत? तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि भारत लंबा ज़्यादा है और चौड़ा कम है। कितने किलोमीटर का अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। आगे देखो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे देखो, एक एक कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, अभी मैं पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो जो 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती है, या कह सकते हैं कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखो दोस्तों, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा वो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और इन 8 राज्यों का अगर क्रम देखें पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, तो वो क्रम भी कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा भी कौन सी है? कर्क रेखा है। अभी अपन ने जो पिछले वीडियो में अपन ने वो डिस्कस किया था कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में था, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में था अपना उष्ण कटिबंध, और 23.5 से 66.5 के बीच में था अपना शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, तो भारत जो अपना भारत है, भारत कौन कौन से कटिबंधों में स्थित है? तो दक्षिणी भारत अपना किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध में। और उत्तरी भारत अपना किस कटिबंध में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। दक्षिण भारत किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में। और उत्तरी भारत किस कटिबंध में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। एक है भारत की समय मानक रेखा। समय मानक रेखा, भारत की समय मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, यूपी एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इतने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। संपूर्ण भारत में एक ही समय मानक रेखा है, इसलिए भारत में कहीं चले जाओ, चाहे से कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, चाहे से अरुणाचल जाओ या गुजरात जाओ, संपूर्ण भारत में एक समय में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं, तो गुजरात में भी कितने बजेंगे? 6। दिल्ली में भी कितने बजेंगे? 6। तमिलनाडु में भी कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। 6 बजेंगे, क्योंकि संपूर्ण भारत की समय मानक रेखा एक ही है। आगे देखो दोस्तों, ये थी अपनी कर्क रेखा और समय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का या विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है।
यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत से बड़े देश कौन कौन से? क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर कौन सा आता है? भारत आता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है? चीन का। और चीन के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? भारत। भारत में विश्व के लगभग 17.5% है। भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं देखो, भारत की दो प्रकार की सीमाएं हैं। एक तो है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरी है जलीय सीमा, जलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा जो दो स्थल भागों के बीच में लगती है, यानी कि भारत और भारत का पड़ोसी अन्य स्थलीय देश, इन दोनों के बीच में जो सीमा लगती है वो क्या कहलाती है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देशों के साथ लगती है? तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान, तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चौथे नंबर पर है नेपाल, पांचवें नंबर पर है भूटान, छठवें नंबर पर है म्यांमार, सातवें नंबर पर है बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जलीय सीमा, भारत की जो मुख्य भूमि है मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। जबकि द्वीपों सहित, द्वीपों का मतलब है अगर इस जलीय सीमा में अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को शामिल करते हैं तो संपूर्ण भारत की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.5 किलोमीटर लंबी। एक एक का अध्ययन करते हैं। पहले आती है अपनी जलीय सीमा। जलीय सीमा, जलीय सीमा। ठीक है दोस्तों, जलीय सीमा में आती है पहले मुख्य भूमि, यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और इस मुख्य जो जलीय सीमा है ये कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है? तो सबसे पहले आता है अपना गुजरात। जलीय सीमा पर गुजरात स्थित है। गुजरात के पश्चात आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आता है गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल,
केरल के बाद में है तमिलनाडु, तमिलनाडु के पश्चात है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चात है उड़ीसा, और उड़ीसा के पश्चात है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। इस 6100 किलोमीटर पर भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? तो 6100 मीटर जो जलीय सीमा इस पर भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 तो है अपने पश्चिमी तट पर और 4 है अपने पूर्वी तट पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा यानी कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। कितने किलोमीटर लंबी है? 1214 किलोमीटर लंबी है। जबकि सबसे छोटी तट रेखा इन 9 राज्यों में सबसे कम जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गोवा, लगभग 101 किलोमीटर लंबी। गोवा की सीमा की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर लंबी। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। आगे देखो, अगर इस जलीय सीमा में अपन 2 द्वीप समूह अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार, और एक है अपना लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अगर इन दोनों द्वीप समूह को अपन इस जलीय सीमा में शामिल करते हैं 6100 किलोमीटर में, तो भारत की जो कुल जलीय सीमा है द्वीपों सहित उसकी टोटल लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.5 किलोमीटर लंबी है। यानी कि यहाँ से चले पश्चिम बंगाल से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लिया और लक्षद्वीप समूह को, और कहाँ पर पहुँचे? गुजरात तक। तो इस पूरे जो भाग है, इस पूरे भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5। जबकि मुख्य जो 9 राज्य हैं जलीय सीमा पर, उनकी कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। आगे अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर की बात करें कि चारों ओर इसकी तट रेखा कितनी लंबी है, तो अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर की तट रेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर लंबी, और लक्षद्वीप समूह की तट रेखा, चारों ओर की तट रेखा है 132 किलोमीटर लंबी। ध्यान रखना दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 1962 किलोमीटर लंबी। जबकि लक्षद्वीप समूह के चारों ओर की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 132 किलोमीटर लंबी है। आगे देखो दोस्तों, इस जलीय सीमा में अपने एक सीमा और आती है अपनी समुद्री सीमा। समुद्री सीमा समुद्री सीमा से मतलब है कि जितने भी समुद्री देश हैं या जिन देशों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, उन देशों का उस समुद्र में कितनी दूरी तक या कितना अधिकार है। तो प्रत्येक जो भी समुद्री देश है या जिन देशों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, इनकी सीमा के निर्धारण के लिए 1982 में एक समझौता हुआ था, एनक्लोज समझौता, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन काउंसिल लॉ ऑफ सी। ठीक है, यानी कि किसका निर्धारण किया गया था? समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, और जो देश समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, इस समझौते के अनुसार उन देशों की 3 सीमाएं निर्धारित की गई थी। कितनी सीमाएं निर्धारित की गई थी? 3 सीमाएं निर्धारित की गई थी। कौन कौन सी हैं वो सीमाएं? पहली सीमा है प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरी सीमा है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और तीसरी सीमा है अनन्य
अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस समझौते के अनुसार प्रत्येक समुद्री देश की कितनी सीमाएं निर्धारित की गई? 3 सीमाएं निर्धारित की गई। पहली थी प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरी है संलग्न क्षेत्र और तीसरी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, देखो प्रादेशिक समुद्री सीमा, इन सीमाओं के निर्धारण के लिए ये जो अपना तट है, तट एक सीधी रेखा में न होकर कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो इन सभी तटों को या टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा जिसे क्या कहते हैं, आधार रेखा। आधार रेखा किसे कहते हैं? अपना जो तट है टेढ़ा मेढ़ा, इनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा। तो ये जो सीमाएं हैं, तीनों सीमाएं ये कहाँ से प्रारंभ होती हैं? आधार रेखा से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, पहली है प्रादेशिक समुद्री सीमा। आधार रेखा से लेकर 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील तक की सीमा क्या कहलाती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाती है। इस सीमा में देश को पूर्णतया अधिकार रहता है, पूर्ण रूप से क्या रहता है? अधिकार रहता है। ठीक है, दूसरी है संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील या 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील की जो सीमा है वो क्या कहलाती है? संलग्न क्षेत्र कहलाता है। इस सीमा में देश को साफ सफाई व कर वसूल करने का अधिकार रहता है। यानी कि यहाँ तक 24 समुद्री मील तक अपन समुद्र में साफ सफाई रख सकते हैं। इसके अलावा विदेशों से जो भी जहाज आते हैं उनसे कर वसूल कर सकते हैं। तीसरी है अपनी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तीसरी और लास्ट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से लेकर 200 समुद्री मील, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की सीमा क्या कहलाती है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। इस सीमा में देश को नए द्वीपों की खोज करने, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने, खनिज संसाधनों का दोहन करने व वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने की छूट दी जाती है। तो ये 3 रेखाएं जितने भी समुद्री देश हैं या जिन देशों की सीमा समुद्र के साथ लगती है उनके लिए 1982 में एनक्लोज समझौते के अनुसार 3 सीमाएं निर्धारित की गई थी। प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 12, 24 और 200। 12 तक की सीमा में पूर्ण रूप से अधिकार रहता है, 24 तक की सीमा में साफ सफाई और कर वसूली का अधिकार रहता है और 200 तक की सीमा में साफ सफाई, वो खनिज संसाधनों का दोहन करने, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने और नए द्वीपों की खोज करने की छूट रहती है। तो ये 3 थी अपनी समुद्री सीमाएं। आगे देखो दोस्तों, डिग्री और चैनल, वो भी यहीं साथ में क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन से चैनल के द्वारा कौन कौन से द्वीप या कौन कौन से देश अलग होते हैं। डिग्री या चैनल, डिग्री या चैनल, ठीक है। पहला आता है अपना 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल या इसे ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल। 6 डिग्री चैनल के द्वारा भारत का ग्रेट निकोबार, भारत का कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार द्वीप, और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप। भौगोलिक दृष्टि से इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप भारत के सर्वाधिक निकट है? सुमात्रा द्वीप। जो ग्रेट निकोबार द्वीप से सुमात्रा द्वीप कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? 6 डिग्री चैनल से अलग होता है।
अगला है अपना 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव, भारत का पड़ोसी समुद्री देश है मालदीव, मालदीव व मिनिकॉय, लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है मिनिकॉय, मिनिकॉय व मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं? 8 डिग्री। अलग होने का मतलब है जैसे यहाँ पर है मालदीव और यहाँ पर है मिनिकॉय, तो इन दोनों के बीच से कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल से क्या अलग होते हैं? मालदीव और मिनिकॉय। अगला है अपना 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय, मिनिकॉय व लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप अलग होते हैं। अगला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, 10 डिग्री चैनल के द्वारा कौन कौन से द्वीप अलग होते हैं? अंडमान और निकोबार। एक है डक्कन पास, डक्कन पास, इसके द्वारा लघु अंडमान, लघु अंडमान, और कौन सा द्वीप अलग होता है? दक्षिणी अंडमान। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? डंकन पास के द्वारा। एक है कोको चैनल या कोको स्ट्रीट, कोको चैनल, कोको चैनल के द्वारा भारत का उत्तरी अंडमान, भारत का उत्तरी अंडमान और म्यांमार का कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप, कोको चैनल के द्वारा क्या अलग होते हैं? भारत का उत्तरी अंडमान और म्यांमार का कोको द्वीप अलग होते हैं। और एक है अपना पाक जल संधि, पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा क्या अलग होते हैं? भारत और श्रीलंका, भारत व श्रीलंका। यहाँ पर पाक से मतलब पाकिस्तान से नहीं है। मद्रास का एक गवर्नर था रॉबर्ट पाक, उसने ये संधि करवाई थी भारत और श्रीलंका के बीच में। उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? पाक जल संधि नाम पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, डिग्री और चैनल पढ़े पन्ने। 6 डिग्री चैनल के द्वारा क्या क्या अलग होता है? ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल भी इसे कहते हैं। इसके द्वारा ग्रेट निकोबार, इंडिया का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप अलग होता है? सुमात्रा द्वीप अलग होता है। 8 डिग्री के द्वारा मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री के द्वारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप अलग होता है। 10 डिग्री के द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होता है। डंकन पास के द्वारा लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान। कोको चैनल के द्वारा उत्तरी अंडमान और म्यांमार का कोको द्वीप। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत व श्रीलंका अलग होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।